देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। मुंबई का कौन है किंग? बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद भी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि कभी हां कभी ना की राजनीति में लगी हुई बीजेपी और शिवसेना लगभग बराबरी पर है। 84 सीटों पर टिकी शिवसेना और 82 सीटों पर विजेता बीजेपी अकेले देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर कब्जा नहीं जमा सकती। दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत शायद फिर से पड़ेगी, लेकिन नतीजों के बाद ये साफ है कि बीजेपी का दबदबा महाराष्ट्र में कायम है। आज 10 नगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आए हैं, जिनमें से 8 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार परफॉर्मेंस का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जाता है और सेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे 84 सीटों के साथ भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या बीजेपी और सेना एक बार फिर साथ आएंगे? याद कीजिए कि दोनों पार्टियों ने चुनाव के पहले एक दूसरे को काफी भला बुरा कहा था। क्या इसके बाद भी वो एक साथ आ सकते हैं? नैतिक तौर पर क्या ये ठीक होगा और इसके अलावा विकल्प क्या है उनके पास? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। देखिए, ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, यह अधिकार मेरा नहीं है। कोर कमेटी के सामने प्रपोजल जाएगा, कोर कमेटी उस पर विचार करेगी, उनसे निर्णय लेने हैं, क्या ऑप्शन हमारे सामने है, इसका विचार हमारी कोर कमेटी करेगी। आपको क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़े मुंह तो मीठा करिए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में, और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से 15 वोटों से ऐसे वोटों से हारे हैं। इन दोनों नेताओं से सवाल पूछा गया था कि मेयर आखिर किसका बनेगा, कैसे आप बनाएंगे, क्या साथ में आएंगे? जाहिर है कि कोई भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपसे हम सवाल अब पूछ रहे हैं कि क्या इन नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी के रास्ते अलग होंगे आपके मुताबिक? इसकी कोशिशें काफी समय से चल रही है, हो नहीं पा रही है शिवसेना की ओर से। अपना जवाब दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर, या SMS द्वारा भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। 51818 पर आपको अपनी राय बतानी है। आइए आपको आज के पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी की प्रवक्ता शाइना NC, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे हमारे साथ हैं, लेखक और RSS समर्थक रतन शारदा हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे पैनल में 2 वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भाटिया और कुमुद सांघवी चावरे भी हैं, और शिवसेना के नेता अनंत तारे से भी हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। स्वागत है आप सबका। शाइना जी, जबरदस्त प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में इन नगर पालिकाओं के चुनावों में बीजेपी का, लेकिन मुंबई हाथ लगते लगते क्या छूट गई है आपसे? बल्कि मुझे अलग सवाल पूछना चाहिए तमन्ना जी, जो आप विश्लेषण ही करना चाहते हैं तो देखिए कि किसकी बढ़ोतरी कितनी है और किसकी कितनी। जो हमारे पास 32 ऐसे नगर सेवक थे, आज ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा है। वहीं आप शिवसेना का अंदाजा लगाइए तो आपको पता चलेगा कि उनकी बढ़ोतरी कितनी हुई है। लेकिन इसमें न जाते हुए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, हम आभार मानते हैं मुंबईकर का, जिन्होंने हमारे प्रति न सिर्फ एक वोट दिया है, लेकिन विश्वास जताया है कि हम एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार देंगे। पारदर्शिता की बात हमने जो की है वो मुझे लगता है कि लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि बीएमसी में इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे भ्रष्टाचार को लेके, और सभी जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेतृत्व और देवेंद्र जी की छवि। लेकिन शाइना जी, 82 सीटों के साथ आप मुंबई को ये सारे पारदर्शी गवर्नेंस और ये सब कैसे देंगे? क्योंकि जिसके खिलाफ आप लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते आए हैं, उनको भी 84 सीटें मिली हैं। आप दोनों के बीच में मुकाबला है, एक साथ आना ही पड़ेगा। देखिए, वो सब चीज जो रणनीति करनी है, क्या करना है, किसके साथ अलायंस करना है, वो मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। लेकिन आज एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि बीजेपी वैसे वार्ड से जीत के आई है जहां हमारे इतिहास में हमने कभी नहीं जीता।
और आपको ये भी बता दूं तमन्ना जी, लोगों ने कहा कि लोकसभा के बाद असेंबली में क्या, असेंबली में भी हम नंबर 1 पार्टी, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल्स में देवेंद्र जी के नेतृत्व में वहां भी जीत के आए हैं, हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं। और आज वापस डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे चर्चा टिप्पणी हुई हमारे प्रधानमंत्री को लेके, लेकिन साबित हुआ कि मुंबई की जनता जनादेश विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में, अपने नेतृत्व में, और ये देखने मिला एक ऐतिहासिक जीत में। और अब इतने सारे ऐसे भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां हमने 100 के भीतर इतने सारे कंस्टिट्यूएंसीज को हारा है। नहीं, नो डाउट बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है बीजेपी का ओवरऑल। जिला परिषद के जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी आगे है, नगर पालिकाओं में बीजेपी आगे है 10 में से 8, लेकिन मुंबई में नंबर 1 स्पॉट पर नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का हाल तो बहुत ही खराब है। क्या आत्मचिंतन चल रहा है आपकी पार्टी में कि क्या गड़बड़ियां हो गई? और जो अरुण जेटली का बयान आया उस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। उनका कहना है कि नोटबंदी को लेकर जो आप लोगों का व्यू पॉइंट था, नोटबंदी के खिलाफ जो आप खड़े हुए, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं मुंबई में। नहीं, देखिए अरुण जेटली जी हर चीज को नोटबंदी से जोड़ लें, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव होगा। सबसे पहले मैं शिवसेना को बधाई देना चाहूंगी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है। भारतीय जनता पार्टी की भी बाकी जगहों पे जीत हुई है, उनको बधाई देना चाहूंगी। और हाँ, मैं अरुण जेटली जी का क्या कमेंट है, और हर सक्सेस स्टोरी अगर होती है आप उसको नोटबंदी से जोड़ लें, वो उनका पर्सपेक्टिव है। उस पर्सपेक्टिव से हम अग्री करें या ना करें वो हमारा पर्सपेक्टिव है। हम बस ये कहेंगे कि जहां लोकल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस जो लड़े जाते हैं वो लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं। अगर हम असेंबली की बात करें या नेशनल लेवल इलेक्शंस की बात करें तो फिर भी नोटबंदी का बात समझ में आती है। बट ठीक है, दैट इज समथिंग दैट अ विनिंग टीम विल ऑलवेज वांट टू कमेंट। अभी यहाँ पे वो फडणवीस जी को बधाइयां दे रही हैं, अरुण जेटली जी डिमोनेटाइजेशन को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी शायद अपने आप को देंगे, वो उनकी सोच है, मैं इसमें नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। बस ये कहूंगी कि हाँ, हमारी पार्टी को काफी बड़ा धक्का पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी को 59 से भी हम सिमट कर 31 पे आए हैं, 31 पे आए हैं। तो ये बिल्कुल आत्मचिंतन करने की बात है कि क्यों ऐसा है। जो एक इलेक्शन वाज फॉर अस टू विन, वी हैव मैनेज टू गिव अवे दैट चांस। नहीं, और ये भी आत्मचिंतन का सवाल है कि आपके कौन वोटर बचे हैं, कौन सा तबका है जो आपको वोट दे रहा है, किस चीज के लिए आप स्टैंड करते हो? तो जब मैं तमन्ना जी, जब मैं आपसे बात करती हूँ कि हाँ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और सोचकर डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसमें ये सारे आएंगे ना कि कौन सा वोट शेयर मिला, कौन सा वोट शेयर हमने खोया, क्या हमसे गलतियां हुई, क्या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। पर हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक पक्ष को फायदा भी मिला उसका। आप ये देखिए, असेंबली में दोनों पार्टी साथ में लड़ रही थी, दोनों अलग अलग लड़ी हैं, पर असेंबली में दोनों साथ में हैं। सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दोनों के बीच में बटी हुई हैं। तो पूरा जो मैं कहूंगी पावर का जो इनफैक्ट हम रुके कि आनंद तारे जी हमारे साथ जुड़े और दोनों पार्टियों ने उसका बिल्कुल इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और क्योंकि इन दोनों पार्टी शिवसेना और बीजेपी के अलग अलग लड़ने का सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने भुगता है। महेश जी, 2 बिल्लियों और बंदर की जो कहानी है, उसमें जो 2 बिल्लियां लड़ती है और बंदर मेवा ले जाता है, यहाँ 2 बिल्लियां लड़ी, मेवा भी ले गई और बंदर खड़े खड़े देखते रह गए। मतलब कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टियों के लिए ये एक सबक है कि कोई अस्तित्व नहीं रहा, नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पुणे आपके हाथ से गया, नहीं सबक नहीं है। जी, महेश जी से सवाल। जी, सबसे पहले तो मैं उद्धव जी को और देवेंद्र जी को बधाई दूंगा कि उनकी दोनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पेशली बीजेपी के ऑलमोस्ट 50 सीट्स उनके प्लस हुए हैं पिछले इलेक्शन के हिसाब से। एनसीपी का देखिए बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस मुंबई सिटी में है। तो पिछले समय हम 13 सीटों पे थे, ये अब 2017 में हम 9 सीटों पे। लेकिन एनसीपी के दृष्टिकोण से चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात हमको पुणे एंड पिंपरी चिंचवड़ की लगती है। भारतीय जनता पार्टी तो है मुंबई में, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भारतीय जोड़-तोड़ पार्टी बन गई है। अगर आपने देखा होगा तो काफी सारे वहां से हमारे पुराने एनसीपी के लोगों को उन्होंने वहां पे लिया और वहां पे पिंपरी चिंचवड़ के अंदर उनको इस प्रकार का यश मिला।
बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव उन्होंने काफी जगह पे की है। मतलब वी आर रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस प्रकार का पुणे या पिंपरी में होगा, क्योंकि पिंपरी में बहुत ही अच्छा विकास हो चुका है। जो पुणे सिटी जो पुराना कांग्रेस का गढ़ रहा एक जमाने में, उसके अंदर कभी ऐसे बीजेपी की सत्ता नहीं आई थी, लेकिन अभी लास्ट 2014 के इलेक्शन में सारे एमएलए, सारे विधायक उनके वहां पे आए। कहां पर आपके मुताबिक गड़बड़ियां हुई? जैसे संजय निरुपम ने आज कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि अंदरूनी कलह, इतने झगड़े हो रहे थे पार्टी में इसलिए हम हार गए। आपके मुताबिक कहां पर गड़बड़ी है? देखिए, एनसीपी को अगर आप देखेंगे तो एनसीपी ने अपना जितना भी फोकस रहा है अभी तक, वो हमारा सबसे ज्यादा रूरल एरिया में रहा हुआ है। और अर्बन मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर पुणे एंड पिंपरी की कॉर्पोरेशन हमारे पास थी, नासिक, सांगली की पुराने समय में कांग्रेस के साथ शेयरिंग के अंदर थी। नागपुर में हम कभी नहीं थे, क्योंकि नागपुर में हमारे सिर्फ 5 नगर सेवक पुराने मतलब 2012 में थे, जब हम कांग्रेस के साथ अलायंस में थे। अब अलायंस हमारा हुआ नहीं, सेक्युलर वोट का डिवीजन हो चुका था, और लास्ट तक कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, अलायंस होगी तो कौन सा खड़ा होगा, अलायंस नहीं होगी तो कौन सा खड़ा होगा, इस भ्रम में वहां पे रहे। अब जैसे आपने कहा कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बिल्लियां ही केक उठा के लेके गए, ये तो बड़ी पुरानी रणनीति इनकी लगती है। कल्याण डोंबिवली के चुनाव में अगर आपने देखा तो इसी प्रकार का वहां पे माहौल था। उद्धव जी एक प्रकार से भाजपा की सरकार के ऊपर अटैक कर रहे थे, वहां पे देवेंद्र फडणवीस जी अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और शिवसेना पे अटैक कर रहे थे, और इसी प्रकार का एक हंग हाउस कल्याण डोंबिवली की कॉर्पोरेशन में हुआ। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो दोनों भाई मिल गए वहां पे, क्योंकि सत्ता की बात है। वहां पे अगर आज कितना भी वहां पे आरोप किया होगा तो ये वहां कल्याण डोंबिवली में मिल गए। पर फिर आते हैं कुमुद जी, क्या फिर से दोनों मिल जाएंगे? क्योंकि ऐसे जो जिस तरह का रिजल्ट दिया है मुंबई ने, साफ तौर पर एक मत से एक पार्टी को नहीं चुना है, बटा हुआ है, तो क्या होगा आगे? इसमें मुझे 2-3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले यही है कि दोनों को एक होना पड़ेगा। ये विधानसभा का चुनाव इस तरह से लड़े थे अलग अलग, और फिर एक हुए। डोंबिवली कल्याण इन्होंने अभी बताया, वैसे ही अभी जैसी लड़ाई हुई वैसे ही हुई, बहुत आक्रामक, एक दूसरे पे बहुत सारे आरोप लगाए, उसके बाद ये एक हो गए। दूसरा ये है कि अगर ये एक नहीं होंगे तो इसमें शिवसेना को एक खतरा दिख रहा है कि हो सकता है अगर मतलब बाद में इन लोगों को ये फैसला करना पड़े कि केंद्र में और राज्य में हम क्या स्टैंड लेंगे अगर यहाँ एक नहीं होंगे तो अगर ये वहां पर भी विड्रॉ करते हैं अपना सपोर्ट तो शिवसेना टूट सकती है। उनके कुछ लोग मतलब डिफेक्शन लॉ जो भी जिस तरह अलाउ करे वो डिफेक्ट कर सकते हैं। कई लोग हैं जो शिवसेना में चाहते हैं कि सत्ता में रहे। दूसरा ये एस्पेक्ट है कि केंद्र में बीजेपी शिवसेना सरकार है, जी राज्य में है, और अगर मुंबई में इनको काया पलट करना है, मुंबई में काम करना है, तो दोनों जगह जो सरकारें हैं उनसे ही मिलजुल के अगर ये लोग रहें तो वो कुछ काम करके दिखा सकते हैं, वरना इनका टकराव निरंतर इनका टकराव रहेगा। नहीं, टकराव चलता रहेगा वो ठीक है, लेकिन अगर वोटर की तरफ से हम सोचे रतन शारदा जी, इस बार 25 सालों में सबसे ज्यादा वोट पड़े मुंबई में, जाहिर है कि बदलाव के लिए वोट पड़े। बीजेपी को जो बढ़त मिली है, क्या उसे देख सकते हैं कि बदलाव के लिए वोट था? और इसके बाद अगर दोनों पार्टियां साथ में आ जाए तो उन्हीं वोटरों के साथ ये विश्वासघात नहीं है? देखिए, आपने बदलाव की बात की पहले, कि इम्पोर्टेंट बात विच गोज बियॉन्ड एरिथमेटिक। आप ये गौर करें कि देवेंद्र फडणवीस उस टिपिकल कास्ट से बिलोंग नहीं करते जिस कास्ट के नाम पे महाराष्ट्र में सालों साल राजनीति चली। वो उस शुगर बेल्ट से बिलोंग नहीं करते जिस शुगर बेल्ट के नाम कंट्रोल के नीचे महाराष्ट्र की राजनीति चली। उन्होंने अकेले अपने दम पर सो कॉल्ड ब्राह्मण विरोधी सारे वातावरण में उन्होंने अपने काम के द्वारा ऐसी इमेज खड़ी की कि लोगों ने उनको वोट दिया बदल के लिए। दूसरी बात, ये जो बदल है ये केवल देवेंद्र फडणवीस है ऐसा नहीं है। आप अगर गौर करेंगे वोटर का बदलाव, वोटर बदल गया है। वोटर पुरानी राजनीति पर नहीं चलना चाहता, वो चाहता है कि मेरे लिए क्या होगा, कोई जो आ रहा है मेरे लिए कुछ करेगा। इस प्रॉमिस जो आता है, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, जो उस राजनीति से अलग कुछ बोलता है उसको लोग वोट देते हैं। ये जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगी वो इस कंपटीशन में नहीं रह सकती। शिवसेना भी अगर यहाँ से बाहर आएगी और सोचेगी वास्तव में हमें इस प्रकार से विकास जो प्रॉमिस किया करेंगे तो साथ में काम भी कर सकते हैं और तभी दोबारा आएंगे, वरना वो चरम पे आ चुके हैं, उसके बाद उनका भी ढलान पे ही जाएंगे और ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा मतलब मुझे लगता है बहुत जरूरी सबक हर जगह आप देखेंगे।
जहां जहां इलेक्शन हुआ ये बदल आया है कि लोगों को काम करने वाले फोकस लोग चाहिए, नेगेटिव राजनीति अब लोगों को पसंद नहीं, तरुण वर्ग नहीं चाहता। लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट था तो कहां पर कास्ट के ऊपर वोट पड़ी नहीं, मैं मानता हूँ कास्ट पे वोट नहीं पड़ी, फिर कमी रह गई। क्योंकि सिद्धार्थ भाटिया जी, ऐसा नहीं कि सेना फिर भी नंबर 1 पार्टी है, 2 सीट से आगे है। कमी की बात अगर सोचें, बीजेपी केवल 1/3 सीटें लड़ती थी, उस 1/3 में से स्ट्राइक रेट अच्छा था। पहली बार सारी सीटें लड़ी 25 साल बाद। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी में अगर आपके पास इलेक्शन लड़ने का कोई साधन नहीं है तो संगठन को बांध के रखना, लोगों तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। जगह जगह लोगों ने वोट दिए किसी और को, पार्टी कोई और है। तो अब जब बीजेपी आई है अपने दमखम पे जो आई है, वो अगर उसको कंसोलिडेट करेगी, असेंबली में कंसोलिडेट किया, अब किया, तो इसको आप ये नहीं मान सकते 31 से 82 पे जाना बहुत बड़ी जंप है। 65 में से 31 और अब ज्यादा सीटों में से 82, तो वो एक प्रोपोर्शन है। जी सिद्धार्थ जी, चलेगा आपको। जी सिद्धार्थ जी। नहीं तो अगर आप ऑप्शन के बारे में पूछ रही हैं तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन ए के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, ना बी, ना सी, ना डी मैं मानता नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें कमिटीज, उसमें मेयर, उसमें चलाना, ये जो साथ उनको आना ही पड़ेगा। आप कोई भी किसी भी तरीके से, अब अल्टीमेटली जब इलेक्शन जीतने के बाद जो कैलकुलेशन होते हैं वो अरिथमेटिक पे होते हैं, प्रिंसिपल्स पे नहीं होते। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ था, असेंबली में जो हुआ था, असेंबली में तो कुछ महीनों के बाद उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आज तक एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस में देखिए, आपको याद होगा 10 साल लड़ाई चलती रही, लेकिन पावर एक बड़ा कहते हैं ग्लू है, तो वो पावर की वजह से इन दोनों को आना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि शिवसेना के वर्कर्स और उनके एग्जीक्यूटिव बोलेंगे कि हम तो जीत के आए, हमें तो पावर चाहिए ही चाहिए। और वेरियस लेयर्स की पावर होती है, कमिटीज में भी होती है और दूसरे लेवल्स पे भी होती है। और बीजेपी वाले बोलेंगे कि हमारे पास असेंबली है, हमारे कंट्रोल में है, तो सिटी का कंट्रोल भी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और फर्स्ट टाइम कंट्रोल मिलेगा, पहले तो ऐसे ही उनको साइड पे रखा हुआ था, तो उनको कंट्रोल मिलेगा और फिर आगे देखा जाएगा अगले 5 साल में। बार्गेनिंग में जिस तरह के अब मोल भाव होंगे, उसमें किसका पलड़ा भारी है? दोनों का इक्वल है, लेकिन बीजेपी के हाथ में थोड़ा एक बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में असेंबली है, तो वहां शिवसेना मांगेगी बहुत कुछ और मिलेगा सब, मतलब 50%। इधर बीजेपी जो मांगेगी उनको शिवसेना को देना ही पड़ेगा। ओके शाइना, जो सवाल मैंने रतन शारदा से पूछा, अगर आप कह रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट है, देवेंद्र फडणवीस जी इसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं, लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, फिर आप कैसे फिर से शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं? उनको आप लोगों ने भ्रष्ट बताया है, सारी कमियां गिनाई हैं, क्या 84 सीटों से सारी कमियां धुल जाती हैं? देखिए तमन्ना जी, कल्याण डोंबिवली में भी हम अलग लड़े थे और हमारे बलबूते हमने वहां भी काफी जीत प्राप्त की और उसके बाद हमारी सरकार बनी। अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति एक चीज है, लेकिन राजनीतिक आकांक्षा, जहां हर एक दल बढ़ना चाहता है, हर एक दल देखना चाहता है कि अपने कार्यकर्ता को मौका मिले इलेक्शन लड़ने, और ये एक वोट बैंक के आधार पे, ना सिर्फ एक भावनात्मक रूप से। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है, लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन, विधानसभा में 122। मैं मानती हूं कि जो हमारी बढ़ोतरी हुई है उसके प्रकार से आप कोई तुलना करें तो कोई पार्टी का नहीं हुआ है। म्यूनिसिपल काउंसिल्स में जो ऐतिहासिक जीत हुई है रूरल महाराष्ट्र में, वहां हमने शिवसेना को क्या कहा कि हमारे बलबूते, हमारे पास 15 विधायक है मुंबई में, आपके पास 14, आपको आधा आधा सीटों का बंटवारा करना चाहिए। एक सुझाव दिया कि आपको 60-65 देंगे। तमन्ना जी, आज जो हमें 60-65 मिलती तो क्या ये नतीजा निकलते? तो मैं मानती हूँ कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन की बात है, हर एक पार्टी बढ़ना चाहती है, नहीं, लेकिन ये अपॉलॉजी की आवश्यकता नहीं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? मेरा सवाल है शाइना जी, नैतिक तौर पे अगर आप अलग अलग लड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली फाइट रही, बहुत ही बिटर फाइट रही, अलग अलग लड़े हैं। किरीट सोमैया जी ने उद्धव ठाकरे की बेनामी कंपनियों का खुलासा किया है, पता नहीं क्या क्या कहा गया एक दूसरे को,
नोटबंदी पर जितने सारे बयान थे शिवसेना के, उसके बाद आप कहेंगे कि चलो ठीक है, वो तो एक लड़ाई थी, अब फिर से साथ में आ जाते हैं। तो जिस मुंबईकर ने बदलाव के लिए वोट किया, आपको जिताया, उसके साथ ये विश्वासघात है या नहीं मैम? ये मेरा सिंपल सवाल है। क्या विश्वासघात नहीं है जो कोई भी दल कांग्रेस या एनसीपी के साथ जाए? तो मुझे लगता है आपको ये भी सोचना चाहिए कि बहुमत जब मिलता है, जो एक स्पष्ट बहुमत मिलता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन जो एक फ्रैक्चर मैंडेट है, तो जो लोग की विचारधारा एक है वो तो साथ में आए। परिवार में विवाद हो सकता है, परिवार में अनबन हो सकती है, परिवार में टिप्पणी भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोगों को नुकसान होना चाहिए। और इस मुद्दे को लेके हमें कोई प्रतिक्रिया राय मत देने की आवश्यकता नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं तय करेंगे कि रणनीति क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज के दिन प्लीज हमें ये श्रेय दीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। ओके, सिकंदर है, लेकिन नंबर 2 पर मुंबई में, बाकी सब जगह पर अनडाउटेडली सिकंदर, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका जी, जो अब पूरा खेल शुरू होगा, क्योंकि किसी के पास कंप्लीट नंबर्स नहीं है, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका नजर आती है आपको? क्या वेट एंड वॉच है? कहां पर आप लोग आगे बढ़ेंगे, या अब इस पूरे चुनाव को भूलकर आप नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं? क्या है आगे का रास्ता आपके लिए? तो देखिए, दो चीजें हैं सामने। एक तो हमारी जो शिकस्त हुई है, 31 सीट्स जो हमें मिली हैं, तो उसका आंकड़ा कैसे इंप्रूव करना है, मुंबई की जनता से कैसे फिर से जुड़ना है, क्या क्या हमसे कमियां रही हैं, उस कमियों को पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन बनना है। तो ये एक तरफा बात हुई। दूसरी रही कि जो आंकड़े अब बनकर आ रहे हैं, ये मैंने कल भी कहा था कि करीब 12 लाख वोटर्स मिसिंग थे, उनके इलेक्शन कार्ड थे पर वो वोट नहीं कर पाए, और लोकल इलेक्शन में 500-300 की मार्जिन पे हार होती हैं, तो इलेक्शन आउटकम को भी इम्पैक्ट होता है। तो हम बस यही देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो पूरा हंग असेंबली जैसा सिचुएशन निकल कर आ रहा है, तो जो भी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगा, पूरी सीनियर कमेटी है, एक इलेक्शन कमेटी बनी थी इसके लिए, वो डिसीजन लेंगे कि आने वाले समय में क्या हमारी भूमिका रहेगी। क्या भूमिका हो सकते है जी? रतन शारदा जी, क्योंकि बहुत सारे अटकलें इस बात की भी लगाए जा रहे थे जब उद्धव ठाकरे जी मनमोहन जी की बढ़ाई करने लगे कि क्या शिवसेना और कांग्रेस के बीच कुछ हो सकता है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी भी है या दिखाई नहीं देती? इसको सड़क की भाषा में फील्डिंग कहा जाता है। तो शिवसेना ने फील्डिंग लगाई, कम सीटें हैं तो कांग्रेस ही है तो उनसे साथ कर लेंगे, नहीं तो बीजेपी से साथ कर लेंगे, तो एक बात है। लेकिन आपने जो कहा कि ये नैतिकता की बात करते हैं, कांग्रेस है यूपी में कहा 26 साल यूपी बेहाल, इकट्ठा कर सब प्रेस ने तालियां मारी, सब मीडिया ने तालियां मारी। यूपी में नागनाथ, सांपनाथ, नीतीश कुमार, लालू जब इकट्ठे सबने तालियां मारी। तो होता यह है कि मीडिया आजकल फॉलो कर रहा है, मीडिया लीड नहीं कर रहा है। मीडिया इज नो मोर ओपिनियन मेकर। जो लोग करते हैं, जो समाज कर रहा है, उसको बाद में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश मीडिया करता है, और समाज क्या सोच रहा है उसमें बहुत बार आज मीडिया फेल हो रहा है। कांग्रेस की भी यही कमी रहेगी। कांग्रेस आज लोगों को पढ़ नहीं पा रही, वो फ्यूडल माइंडसेट से बाहर नहीं आ रही, पर नेगेटिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पा रही। वरना मुंबई, लाइक प्रियंका जी सेड, वुड हैव डन मच बेटर फॉर कांग्रेस देन इट हैज डन। और ये क्लियर है बिल्कुल। इसी तरह अगर शिवसेना मनस से साथ में आती तो 100% उनको मेजोरिटी आती। वो छोटे से बौने जो झगड़े थे, बौने उनके अपने ईगो थे, उसके कारण राज ठाकरे को इसने इनकार किया उद्धव जी ने, वरना आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती। और ये जो बड़ी बड़ी मिसकैलकुलेशन है, ये भी मिसकैलकुलेशन है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, शाइना जी से और शारदा जी से, दोनों से। आपने चुनाव के पहले कॉरपोरेशन में कितना भ्रष्टाचार है, शिवसेना कितनी भ्रष्ट है, ये सब बहुत प्रमुखता से आपने सामने लाया है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पारदर्शिता का मुद्दे पर एक होंगे। तो क्या अब ये बीजेपी ये स्टैंड ले सकती है कि भ्रष्ट जो है पार्टी, जिसको हमने भ्रष्ट कहा है, उसको पारदर्शिता के मुद्दे पर एक करेंगे? जा नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा कि इकट्ठे आना चाहिए। एक्चुअली ले जाना चाहिए अनंत तारे जी के पास। शिवसेना के नेता अनंत तारे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। अनंत तारे जी, आपके लिए आज का दिन बहुत ही बिटर स्वीट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, 84 के साथ नंबर 1 पर, उसके लिए आपको बधाई।
लेकिन काफी नहीं। खुद के प्रदर्शन से आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? धन्यवाद। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच से ये शिवसेना को बाहर निकालने का सोचा था वो तो फेल हो गया। 2 सीट क्यों न हो मगर हम उनसे आगे है और मेयर तो शिवसेना का ही बैठेगा, इसमें कोई दौरान नहीं है। अभी मैडम बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे, पारदर्शिता बात करते थे। मैं उनको सुनाता हूं कि ये चिक्की में पारदर्शिता रखिए आप, ये शिक्षण में जो कुछ हुआ उसमें पारदर्शिता रखिए आप। एकनाथ जी खड़से को क्या यात्रा को भेजा आप? क्या उनको निकाला? क्यों निकाला आप? और क्यों 6 महीने में इनकी इंक्वायरी नहीं होती? ये आपका पारदर्शिता। मुंबई महानगर पालिका में एक खुद का डैम, पूरे देश में पालिका का डैम नहीं, वो उनका है, और एक पैसे का लोन भी बीएमसी पे नहीं है, तो भी आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार है तो राज्य में भी ऐसा पारदर्शिता काम करना चाहिए। अरे अनंत तारे जी, क्या आरोप नहीं हुआ? क्या तो आरोप हुआ के बाद आप क्या किया उसमें? बिल्कुल नहीं। अनंत तारे जी, जो चिक्की की बात आपने की, वो परली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा पंकजा मुंडे का क्या हाल हुआ है। लेकिन तारे जी, आपने कहा कि मेयर आपका बनेगा, कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा ये आपको पता नहीं क्या फायदा ना बनेगा, तो आपको बुलाएंगे पेड़ा खाने के लिए। अरे सर, ये पेड़ा हम नहीं खाते सर, लेकिन आप बता, नहीं गणित देख रहे ना, हमें गणित नहीं जुड़ रहा है। कैसे बनेगा? आपको शिवसेना से हाथ मिलाने पड़ेंगे फिर से। ऐसा देखो, उद्धव जी पहले से बोले कि मेयर शिवसेना का बैठेगा, मेयर शिवसेना का बेटा बैठने वाला है ना। ये उनको कैसा बैठेगा वो आपको तो अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी राज्य में क्या कहती है कि हमारा 5 साल राज चलेगा। उन्होंने बताया 5 साल अगर शिवसेना ने सपोर्ट निकाला तो उनका वो किससे सपोर्ट लेने वाले, वो बता रहे कि देखो पूछो उनको, नहीं बता रहे। तो हम क्यों बताए कैसा मेयर बैठेगा? वो नहीं बैठेगा तो पेड़ा खाने के लिए आपको भी बुलाएंगे हम आएंगे, पेड़ा खाने आएंगे सर। लेकिन अनंत तारे जी, गणित कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, जो मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे, बीजेपी की शाइना एनसी, कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना के अनंत तारे जी हमारे स्क्रीन पर हैं। अनंत तारे जी को अभी भी बीजेपी से बहुत नाराजगी है, लेकिन मेयर बिठाने के लिए और फिर उसके बाद पेड़े बांटने के लिए आपको किसी की तो मदद चाहिए सर। दोनों में से लेसर ऑफ द इविल कौन से लग रहे हैं आपको? या कांग्रेस? वो नहीं बताएंगे। देखो, बहुत सारे विकल्प आज भी है सामने, हम उसको आपके सामने क्यों रखें और क्यों खुले? ये भारतीय जनता पार्टी तैयार है फिर उसको तोड़ने के लिए। उनको तो किसी भी हालत में भारतीय सेना का मेयर बिठाने की सोच नहीं है। तो हमारे उद्धव जी आप भी बोले कि भाई अभी मीठा खाओ, पेड़ा खाओ, लड्डू खाओ, बताएंगे जितना खाई क्यों करने का ना। अभी तो 2 घंटे भी 3 घंटे नहीं हुआ हमारे को रिजल्ट। थाना में तो पूरा मेजोरिटी आ गया हमारा। थाने में आ गया सब, एक लौटा थाना 1.5 आ जाएगा। अगर इसमें से 10 में से नंबर आपको अगर मिलने थे तो 1.5 बोले सिद्धार्थ भाटिया जी। जो मैं सुन रहा हूं इस वक्त तमन्ना जी, मुझे जो आवाज आ रही है इस वक्त कि बीजेपी की तरफ से थोड़ा रिकंसिलिएशन की थोड़े मूड बन रहा है। हाँ, वो इधर से उधर से ऊपर से नीचे से जो बात कर रहे हैं उसमें एक लाइन आ रही है आस्ते आस्ते कि भाइयों में झगड़े होते हैं, फिर बाद में शाइना जी परिवार की बात कर रही थी। परिवार में झगड़े होते हैं क्योंकि परिवार तो है ही, इनका तो परिवार ही है। और यहां से जो आवाज आ रही है, देखो आना है तो हमारे टर्म्स पे आओ। अब ये पॉस्चरिंग शायद हो इस वक्त, लेकिन इससे बहुत इंडिकेटिव है कि अगर ये पॉस्चरिंग के बावजूद अगर ये दोनों गले मिले इंटरवल में ये जैसे मिलते हैं तो ये बहुत ही टेंशन वाली फ्रेंडशिप होगी, बहुत ही टेंशन नहीं। और ये अनंत तारे जी, ये टेंशन और एक दूसरी बात मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये हम लोगों को एज सिटीजन्स इतना मजाक नहीं सूझना चाहिए कि कल तक आप कह रहे हैं कि इतनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी नहीं है। मैं सिटीजन हूं, मैं बोल रहा हूं कि कल तक आप कह रहे थे कि इसमें हम लोग बदल देंगे, इसको ठीक कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट थी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो होता रहता है, कोई इलेक्शन हीट में कहते हैं। आपने बेसिक चीज पे उनको किया है। आपने देखा कि पारदर्शी वर्ड पे ही शिवसेना कितनी नाराज हो जाती है। अब आप उनको कह रहे हैं कि हम गले मिले, ये कैसे हो सकता है? यही सवाल है अनंत तारे जी, और हम शाइना एनसी से भी पूछ रहे थे कि कम से कम जिस प्लैंक पर आपने चुनाव लड़ा है उसके बेसिस पर तो आपको आज कहना चाहिए कि बीजेपी के साथ हम नहीं हाथ मिलाएंगे और इनफैक्ट
जो आपका गठबंधन है स्टेट में और केंद्र में, क्या उसके बारे में भी आप आज सोच रहे हैं? देखो, ये तत्वों का बात है। शिवसेना 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में रही जी। जब भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा छोटा भाई हम लोग समझते थे और हमको बड़ा भाई समझते थे, वो 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको मालूम पड़ा कि हम भारी वोट से पूरे देश में राज कर सकते, तभी वो छोटे भाई ने बड़े भाई को बाजू करना चालू किया और 2014 के असेंबली इलेक्शन में खुद अलायंस तोड़ के, गठबंधन तोड़ के खुद लड़े। फिर भी आदरणीय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने होते हुए भी उद्धव जी ने खुद के मेहनत से और लोगों के विश्वास संपादन करके 63 एमएलए लाए। आज महाराष्ट्र में इतने सभा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिए, मगर उसका फायदा क्या हो? अकेले उद्धव जी साहब ने ये मुंबई और थाना की सत्ता तो लाई है। अदर जो पूरे राज्य के जो कॉरपोरेशन है और जिला परिषद, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है, वो मानते हैं हम लोग। पर मुंबई शिवसेना की है, शिवसेना मुंबई की है, ये लोगों ने माना है। शाइना जी, आपका क्या रिस्पांस है? शायद उनको विश्लेषण करना चाहिए कि वोट परसेंटेज क्या है और कितने सारे सीट्स हमने 13 वोट 100 के नीचे वोट 80 वोट से हारे हैं, तो उससे भी पता चलेगा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा तमन्ना जी, हम यहाँ आए हैं सकारात्मक राजनीति के लिए। जब हमारे प्रधानमंत्री के प्रति भी टिप्पणी हो रही थी, हमने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की। जब हमारे मुख्यमंत्री के प्रति टिप्पणी हो रही थी, हमने हमारा विजन प्लान सबके सामने पेश किया। आज मेट्रोज हो या फिर गार्बेज मैनेजमेंट हो या फिर जो कोस्टल रोड हो या फिर हेल्थ स्कीम्स जो हैं, हमारे वचननामा में जितने भी चीज हमने लोगों तक। शाइना जी, अनंत तारे ने आपसे सीधे पूछा है कि आपने भ्रष्टाचार पर क्या काम किया है स्टेट गवर्नमेंट में रहकर। देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पहले ही कहा, वो आए उसके पहले, कि ये ऐतिहासिक है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कार्रवाई की ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ घोटाला किया और वो आज जेल में बैठे थे। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है एक प्रदेश में, वो देवेंद्र जी ने स्वयं दिखाया है। रही बात जो किसी को भ्रम में बैठना है और सोचना है कि जीत उन्हीं की है, तो उनको शायद सोचना चाहिए कि उनके कितने नगर सेवक पहले थे और कितने हैं अभी, और हमारे कितने थे और हमने कितने बनाए अभी। और जो ये मुंबई का जनादेश है तो हम स्वीकार करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इसमें आना चाहती। जी प्रियंका, 2 दिन में पता चलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। जी, प्रियंका टिप्पणी करना चाहती। जी, नेतागण कहते हैं कि मैं आपके बारे में भी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मानती हूँ कि मैं आपकी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। अरे, एटलीस्ट बी ग्रेशियस शाइना, अलाउ अदर्स टू स्पीक। हमने शुरुआत में ही आपको बधाई दी है, आपका देवेंद्र फडणवीस जी को दी है, हमने शिवसेना को दी है। हम बस एक नेता ने टिप्पणी की है। शाइना जी, अलाउ मी टू कंप्लीट। शाइना जी, ओके, बोलिए प्रियंका, क्या बोलना चाह रही हैं आप? नहीं, अगर आप देखिए, आप अगर मुद्दे से भटकना चाहती हैं, शाइना जी ऐसा है ना, शाइना जी ऐसा है तो हम ये भी बात कर सकते हैं कैसे 2014 में शिवसेना ने आपको औरंगजेब कहा था, मोदी जी को औरंगजेब कहा था और आप लोगों ने उनको कुछ और कहा था। अशब्द बयानबाजी हुई थी, पर दोनों साथ में सत्ता के प्यार में दोनों साथ में मिले ही थे। तो हम भी बात कर सकते हैं, हम अगर मुद्दे से भटकना भटक सकती हैं। पर आई थिंक जो शिवसेना की अभी क्वेश्चन था बहुत स्पष्ट था, वो एकनाथ खड़से जी को लेकर था और पंकजा मुंडे जी को लेकर था। आप ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कह सकती हैं, पर फास्टेस्ट क्लीन चिट जो भी आई थी, आप फडणवीस जी की इतनी तारीफ कर रही हैं, बिल्कुल आज उनका दिन है, हम कर सकते हैं। पर सवाल ये भी उठ खड़ा होता है, जब आप करप्शन की बात करती हैं तो जो मिनिस्टर्स के खिलाफ बात हुई, जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी गई, उनको क्लीन चिट दे दिए गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और जूनियर ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया, फेरबदल कर दिया। ये हाउ विल यू कन्विंस दैट? शाइना जी को जवाब देने का मौका। तमन्ना जी, खड़से जी के केस में उन्होंने इस्तीफा दी
और हमने यहाँ तक कहा कि जब तक साबित नहीं होता है वो मंत्रिमंडल में दोबारा नहीं आएंगे। जहाँ तक पंकजा जी का सवाल है, आदरणीय कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। जो बेबुनियादी आरोप आप लगाना चाहते हैं, तो आप जाने। मैं वापस आना चाहती हूँ गठबंधन पर। रतन शारदा जी, अनंत तरे ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। आपको शायद याद है कि नितिन एक मिनट, जब अब आगे की बात 82-84 को लेकर क्या करेंगे सेना बीजेपी? वाकई ये नंबर 1 सवाल है। अनंत तरे जी ने जो कहा कि हम बड़े भाई थे और ये छोटे भाई हमको मानते थे, आज के बाद तो ऑलमोस्ट जुड़वा भाई हो गए। अब क्या होगा इनका आगे? में कहावत है, जब बेटे के पैर पिता के जूते में बनने लग जाए तो दोस्त बन के रहना चाहिए। शिवसेना ने वो नहीं माना। वो पहले अपने को बड़ा भाई समझती थी, इतने सारे इलेक्शन के अंदर अपनी कमी होते होते बीजेपी जड़त देखते थे, उन्होंने माना नहीं कि बराबरी के हमारे दोस्त हो सकते हैं। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये गठबंधन अच्छा नहीं चल सकता। कटुता अपनी जगह ठीक है, कंपटीशन में कटुता आती है, लेकिन जिस दिन इन्होंने मान लिया कि ये आज बीजेपी यहाँ पर मौजूद हो गई है, अभी हमारे बराबरी की है, यही झगड़ा था ना। जिस दिन ये झगड़े के अंदर इन्होंने रिकंसाइल कर लिया, बहुत अच्छा गठबंधन चल सकता है। छोटा बड़े का काम तो राजनीति में होता नहीं, ना स्पोर्ट्स में होता है, ना किसी क्षेत्र में होता है, कंपनियों भी नहीं होता है। शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाता है, कंपनी किसी और के पास चली जाती है, कंपनी से आप कंपनियों की बात कर रहे हैं तो आज हमारे मैं तो भाई की बात कर रहा हूँ कि ये जो इनका दावा है कि हम बड़े भाई थे, जमाना चला गया। ये जब तक रिकंसाइल नहीं करते कि हमारा जमाना चला गया, ये कटुता में ही रहेंगे। क्योंकि आप कंपनियों की बात कर रहे हैं, आज हमारे दफ्तर में चल रहा था कि जैसे डीमर्जर में वैल्यू अनलॉकिंग होती है, वैसे शिवसेना और बीजेपी ने डीमर्जर करके वैल्यू अनलॉक कर दिया है। दोनों ने मिलकर मर्जर नहीं होता, वो डीमर्जर ही रहता। ओके, डीमर्जर के बाद क्या मर्जर हो सकता है? अनंत तारे जी, आप फिर कहेंगे कि महापौर हमारा बनेगा और कैसे बनेगा बताएंगे नहीं, चलो ठीक है। लेकिन जो सवाल मैंने शाइना एनसी से पूछा, बीजेपी की इतनी बुराइयां करने के बाद क्या आप फिर से इनसे हाथ मिला सकते हैं? किन स्थितियों में मिला सकते हैं? और अगर ऐसा करेंगे तो आपके कोर वोटर से क्या ये विश्वासघात नहीं होगा? देखो, पहला उनको माफिया राज जो कहा है उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या शिवसेना ने माफिया राज किया है? लोगों की जी सेवा की है जिसमें इनको सामने आई नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे दोस्त का एक बैल था, बैल, आप जानते हैं बैल जी, उसको हरा घास लगता था। तो मेरे दोस्त ने वो पेपर लगा के अपना वो हरा चश्मा उसको पहना दिया और सूखा घास उसको डाला, वो खाना चालू किया। ऐसे लोग हैं, उनको खाली भ्रष्टाचार दिखा है, खुद का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। सिर्फ शिवसेना भ्रष्टाचार करती है। क्या शिवसेना ने भ्रष्टाचार किया वो तो नहीं बताते। भ्रष्टाचार किया। आज शिवसेना पे बीएमसी पे एक भी लोन, एक पैसे का लोन नहीं है। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि ये पूरा उनके पास पूंजी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पूंजी नहीं, इतना पूंजी बीएमसी के पास। ये करप्शन लोगों का पर्सपेक्टिव है, ये बीजेपी का नहीं। सर, बजट भी तो आपका 5 राज्यों से ज्यादा बजट है, पर मुंबई की जनता को पब्लिक हॉस्पिटल्स देख लीजिए। गुमराह करने का बात कर रहे हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा। करप्शन पर ये चुनाव लड़ा गया, 20 साल सड़कों पे जो गड्ढे हैं उन पर चुनाव लड़ा गया, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के खस्ता हाल पर ये चुनाव लड़ा गया। बदलाव की बात की गई, क्या वाकई बदलाव हुआ है? सेना और बीजेपी ने मिलकर 25 साल मुंबई को चलाया है, क्या एक बार फिर वो साथ आएंगे? नहीं आएंगे तो क्या विकल्प बचते हैं? इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। साथ में ही नोटबंदी का क्या कोई असर पड़ा है? जाहिर है नहीं पड़ा है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी विश्लेषण आगे। आवाज अड्डा में हम आज पूछ रहे हैं कि मुंबई में किसका राज होगा? बीएमसी चुनाव के नतीजे आए हैं, 10 महानगर पालिकाओं के नतीजे आए हैं। बीजेपी का नंबर है 10 में से 8, शिवसेना का हम कह सकते हैं 1 ठाणे और मुंबई में आधा, तो 1.5 मुंबई में बीजेपी और सेना नेक टू नेक है। 82 और 84 है उनका आंकड़ा। क्या फिर से साथ में आना पड़ेगा या अलग अलग जाएंगे? आपसे भी हमने ये सवाल पूछा है। अब आते हैं कुमुद जी आपके पास। जो पॉइंट रखा जा रहा था कि जो जनता है
वो इतनी क्या आदी हो गई है बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई और फिर से मिलने और फिर से लड़ाई और फिर से मिलने की कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये दोनों फिर से साथ में आ गए? ऐसा है कि लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है, ये तो सही है, किंतु सवाल ये है कि जब वो इतना लड़ रहे थे दोनों आपस में दुश्मनों की तरह, मतलब ऐसे दो सौतेले भाई आपस में लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, उस तरह से उनकी लड़ाई चल रही थी, तब भी लोगों ने इतना भर के वोट दिया। अगर वो अलग साथ लड़ते तो इतनी सीटें नहीं पाते। अभी उनके पास 166 सीटें आउट ऑफ 227 है। इसका मतलब लोग चाहते हैं कि ये दोनों एक हो और ये ही चलाए राज। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 15 नहीं, लोग चाहते हैं वो दोनों एक हो। आप इस निष्कर्ष पर कैसे आ रही हैं? ये क्योंकि उन्होंने जो बीजेपी को बढ़त मिली है, क्या वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो शिवसेना के सामने खड़े थे? उन्होंने पूरा अपना चुनाव शिवसेना के भ्रष्टाचार पर लड़ा हुआ है। जी महेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में और उसके बाद जो बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता लोकसभा में मिली, उसके बाद हमेशा से ही अगर आपने देखा तो शिवसेना को डोमिनेट करने का काम बीजेपी ने किया। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तब उद्धव ठाकरे जी का निमंत्रण भी लास्ट मोमेंट पे दिया गया। जब यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाया तो वहां पे तो किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। और आप देखिए कि पारदर्शिता का मुद्दा लेके भाजपा ने ये पूरा बीएमसी का चुनाव लड़ा। इसका मतलब ये है कि आपने ठेठ शिवसेना के ऊपर निशाना साधा। आप भी उसके अंदर गठबंधन में 20-25 साल थे, लेकिन आपका रोल चलिए बहुत सीमित था। इस प्रकार से शिवसेना को डेसिमेट करने का उनका पूरा एजेंडा है। और जो अनंत जी कहेंगे वो ठीक है कि कल तक हमारा छोटा भाई था, आज हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि पुराने समय में दिल्ली से भाजपा का कोई भी नेता आता था तो सबसे पहले मातोश्री में जाके आशीर्वाद लेके वहां से कारोबार चलता था। और जहां जब महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो शिवसेना को भूल गए, उद्धव ठाकरे जी को भूल गए, उनको बुलाया नहीं, लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया। इस प्रकार की हीन दर्जा की मतलब एक उनको इस प्रकार से उनको अनंत जी, इस सब के बाद भी लेकिन आप लोग साथ में हैं केंद्र में और राज्य में, और साथ में शायद आना ही पड़ेगा आपको। आप मानते क्यों नहीं कि ये एक ऑप्शन है? हम नहीं कह रहे कि आप डिक्लेयर कर दें हमारे चैनल पर, लेकिन आप मानिए कि ये एक ऑप्शन है। नोटबंदी पे भी शिवसेना सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास गई थी, ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। ऑप्शन कितने ऑप्शन है आपके पास? जी तारे जी, तो बहुत है, वो अभी मैं बार बार दोहराऊं तो अच्छा नहीं हो जाएगा कि ये सब पूरा पोल खोल दो तो कैसा हो जाएगा ना। ये मेयर शिवसेना का बनेगा, ये जो उद्धव जी ठाकरे साहब बोला है वो ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दोहरा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को मानना है कि ये बड़ा भाई है। शिवसेना मुंबई में है, यही आपकी हार है। थाना में उनके यही आप मार खाएंगे। सिर्फ खाली मुंबई थाना में वो भी चलेगा, मगर वो मुंबई थाना में जी यही गलती आप कर रहे हैं। भाई नहीं मानती, भाजपा आपको भाई मानती है। जब तक आप बराबर नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं टिक सकते। आपकी चरम सीमा आ चुकी है, अब आपको उनको अपना बराबर का भाई मानना ही पड़ेगा, तभी आप शासन में कुछ कर पाएंगे, वरना ऐसे लड़ते भिड़ते तो आपका कुछ होना नहीं है। जी उनको जवाब देने दीजिए। जी अनंत जी, तो छोटे भाई को ज्यादा बच्चे हो गए तो बड़ा समझने चालू किया। छोटा भाई को ज्यादा बच्चे हो गए तो अपने खुद को बड़ा समझने गया, सत्ता संपत्ति है बड़ा समझने गया, तो ऐसा नहीं बड़ा होता। यहाँ पे 50 साल पूरे करके ये शिवसेना बड़ी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दही हंडी आप सुनते देखते ना, दही हंडी में ऊपर जाने वाला जो आदमी रहता है वो सबको दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है, और नीचे जो उसको कंधे देते हैं वो शिवसेना का रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भूलना नहीं चाहिए, हमारा कहना है उनको। ओके, और आगे अच्छा, ये किरीट समय हमारे जो बोलते हैं उन्होंने समझना चाहिए कि अलायंस में चुन के आए, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस में वो एमपी हो गया है, तो कैसा कि हमारे ये सुनकर आपको सिद्धार्थ भाटिया जी पारिवारिक झगड़े जैसा नहीं लग रहा है? ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये काफी फाइट टू द फिनिश है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इस सिटी में, लोग शिफ्ट कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग निकल रहे हैं, तो शिवसेना को थोड़ा थोड़ा उससे काफी फर्क पड़ने लग गया है। दूसरा, काफी ऐसे एरियाज भी निकली हैं जिसमें बीजेपी को सपोर्ट बहुत जबरदस्त मिल रही है। ये रिजल्ट है इस सिटी की चेंज का।
जो हमने रिजल्ट देखा है। ऑफकोर्स उनकी कैंपेनिंग वगैरह है, लेकिन ये सिटी चेंज हुई है। तो ये शिवसेना को लग रहा है कि हमारे एरियाज में पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट हो रही है, अब उसको इससे ज्यादा नहीं आने देंगे। नहीं, कैसे रोकेंगे? क्योंकि एक मिनट जरा। हाँ जी, नहीं, कैसे रोकेंगे और किस प्लेटफॉर्म पर? हमने नोटबंदी की बात की, नोटबंदी पर नहीं, नोटबंदी तो एक चीज है, बहुत सारी और चीजें हैं ना, जैसे मराठी मानुस है, जैसे टावर्स आ गए, टावर्स में वोटिंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसके लिए शिवसेना, जो मिस्टर तारे कह रहे हैं उनकी बात समझिए, वो एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहे हैं कि ये हमारा शहर है, इसके अलावा शिवसेना के पास क्या है। नहीं, उनके पास क्या है, ठीक है, शहर तो मुंबई का है। हाँ, सही बिग पिक्चर। आज हम स्टूडियो में बैठ के नेताओं से बात करें, लेकिन शहर तो आपका है, मुंबई वालों का है। देखिए, शिवसेना ने जब देखा मराठी मानुस के नाम से वोट नहीं मिलते, तब वो हिंदुत्व का पलड़ा उन्होंने पकड़ा था। वो पकड़ा तो उनको वाइडर वोट बेस हुआ। गलती उन्होंने ये की, वाइडर वोट बेस को फिर नैरो करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के हर तरह के जाति समाज के ग्रुप को उन्होंने गालियां दी, उनका तिरस्कार किया, उन्हें अपना वोट बैंक कम किया। अब ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने कहा बदलता हुआ जो समाज है, बदलता हुआ जो वोटर का बेस है, जो सोच है, बदलते हुए समाज का एक सवाल अनंत तरे जी के लिए। इस पूरे चुनाव में बहुत सारी बातें हुई, और बीएमसी की मैं बात कर रही हूँ कि मुंबई का इतना खस्ता हाल है, गड्ढे भरे हुए हैं, प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलते, रोड्स का जो हाल है, क्या अब आम मुंबईकर क्या उम्मीद कर सकता है? फिर से आपके पास सबसे ज्यादा सीट है, नंबर 2 पे बीजेपी है, आप दोनों ने मिलाकर मुंबई को चलाया है इतने सालों तक। क्या हम मुंबईकर उम्मीद कर सकते हैं इसके बाद कि कुछ बदलेगा, या फिर से सब सेट हो जाएंगे, अपने तरीके में कंफर्टेबल हो जाएंगे अगले 5 साल तक? तो 20 साल में शिवसेना ने जो काम किया है, वो सिर्फ रोड के खड्डे देख के उनको बदनाम करना, ये गलत बात है। आपको बताओ कि ये कितने ब्रिजेस जो अंदर के बीएमसी ने बनाए। एक डैम, जो बीएमसी का डैम, पूरे मुंबई जो जनता है उसको पानी पिलाने का डैम जो पहला बना है, वो मुंबई ने बनाया है। ये कैसा बन सकता है? और जो काम है लोगों को दिखता है, सिर्फ रोड के खड्डे दिखते हैं, कचरा दिखता है, मगर कच्चे करने वाले कौन है? कहाँ से लोग आते हैं, क्यों करते हैं ये? नहीं, रोड गड्ढे और कचरा क्यों नहीं देखे? शहर का चुनाव है, हम गड्ढा और कचरा और जैसे लोग रहते हैं, और पानी आपने कहा कि 24 घंटा पानी कर लेंगे, क्यों ना देखें? आप जो ये गड्ढा बताते हैं, ये तो हाईवे का गड्ढा है, ये बीएमसी से क्या संबंध आता है ना? बीएमसी से क्या संबंध आता है? जो स्टेट गवर्नमेंट के रास्ते है वो आप बता रहे हैं। इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट में भी है, अनंत तरे जी, आप स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कार्रवाई हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट में भी है, मंत्री भी आपका है। हाँ, ओके। एनीवे, नोटबंदी पर आना चाहती हूँ मैं, नोटबंदी पर आना चाहती हूँ। भाई साहब ने कहा है हम जी अलायंस में है, मगर क्या है अलायंस में? क्या दिया है? सेंट्रल में कौन सा खाता दिया है? स्टेट में कौन से खाते दिए हमको? कोई जनता से संबंध न आते नहीं, ऐसे खाते दिए हैं। ओके, तो देखिए, जो बार्गेनिंग पावर है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट में हमारा हाल सुधारे, आप केंद्र में कुछ दे सकते हैं तो दे, और फिर हम बीएमसी में साथ में मिलकर फिर से चलाएंगे। शायना जी, ये मैसेज क्लियर नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है या नहीं? देखिए तमन्ना जी, मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है। जो आज मुंबई शहर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है, जहां इतना सारा टैक्सेशन जो केंद्र को मिलता है, हमारे यहां से मिलता है, जहां बीएमसी के पास एशिया का सबसे बड़ा बजट ऑफ 37,000 करोड़ है, तो हमें ये देखना है कि आपका मेरा पैसा एक एक जो खर्च हो, सही मायने में सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए। अभी देवेंद्र जी ने जो कहा है, मेट्रोज को लेके, कोस्टल रोड्स को लेके, गार्बेज वेस्ट टू एनर्जी को लेके, ये सब हमने शुरुआत की है और साबित भी करने वाले हैं। कैसे ये आज बहुत ही बढ़िया एक बात जो निकल कर आ रही है, सेना और बीजेपी दोनों के नेता कह रहे हैं कि हम साबित करेंगे, हम काम करेंगे, कैसे करेंगे कोई बताने को तैयार नहीं। यहाँ पे तरे जी की बॉडी लैंग्वेज और उनके कॉन्फिडेंस से एक बात बड़ी स्पष्ट है
कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार को पूरी तरह से शिवसेना ब्लैकमेल करेगी। मुंबई का महापौर दो, नहीं तो सरकार में से हम बाहर पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तरेजी कॉन्फिडेंस शुरू हो गया है। नोटबंदी पर मेरा आपसे सवाल है, शिवसेना ने नोटबंदी की बड़ी आलोचना की है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट बीजेपी को मिला है, क्या आप आज मानने को तैयार है कि नोटबंदी एक इशू नहीं था इन चुनावों में? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करना है। मुझे लगा वो सवाल मेरे लिए है। जी, अनंत तरे जी से पूछ रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि क्या नोटबंदी इशू नहीं है? आप मानने को तैयार है? अनंत तरे जी, आप लोग नोटबंदी की इतनी आलोचना की। ये शिवसेना जनता के साथ रहने वाली पार्टी है, जनता का 80% काम करने वाली पार्टी है, इसलिए नोटबंदी का जो तकलीफ हुआ वो सर्वसामान्य पब्लिक को हुआ है। इसलिए शिवसेना पब्लिक के साथ रह के नोटबंदी जब किए तब क्यों लोग लाइन में रहे थे। अब वजह आज भी 1000 का नोट नहीं मिल रहा है, आप बाजार में गए तो 2000 का नोट देना पड़ता है, नहीं तो 500 का लो। नहीं तारे जी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा कह सकते हैं कि उनको फायदा हुआ नोटबंदी का। बाजार में जाते तो 2000 का नोट लेके जाएंगे। नहीं, देखो ये गुमराह करने का बात है। ये देखो, मैं आपको बताओ कि नोटबंदी का जो पब्लिक का जो नुकसान हुआ है, तुम्हारा पैसा बैंक में तुमको नहीं मिल रहा है। हमने दर्शकों से पूछा कि क्या सेना और बीजेपी अब इस चुनाव के बाद अलग होंगे? ज्यादातर लोग मानते हैं कि नहीं अलग होंगे, 73% मानते हैं नहीं अलग होंगे। ये ऐसा साथ है तो जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। एक ऐसा सेपरेशन है जो डिवोर्स में तब्दील नहीं हो रहा है, तो साथ साथ में ही रहना है तो कम से कम मुंबई का तो लाभ कर दीजिए, इतना ही हम कहेंगे। मुंबई को शंघाई बनाने की बातें जो हम सुन रहे हैं इतने दिनों से, उसकी तरफ आप बढ़े और साथ में काम करना है तो सही से काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।